तो जय हिंद दोस्तों। कैसे हो भाई आप सभी? चलिएगा भाई, बहुत बढ़िया। एक बार फिर से हम आपके लिए भाई देखिएगा लेके आए हैं शानदार तरीके से, क्या टेक्नीशियन भाई, ठीक है ना। टेक्नीशियन का एक एग्जाम हुआ है अभी हाल ही में, आप लोग जानते हो, ठीक। तो उसमें जो क्वेश्चन पूछे हुए भाई साइंस के, वो हमने आपके लिए लेके आए हैं दोस्त, ठीक है ना। जैसे कि आप जानते हो ग्रुप डी का जो है वो फाइनल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो हमने सोचा आपके लिए कि क्यों ना भाई अभी जो साइंस पूछी हुई है टेक्नीशियन में, उन्हीं के क्वेश्चन आपको जो है कराया जाए भाई, ठीक है, ताकि आपको एक एग्जाम पैटर्न पता चले दोस्त। तो आप देख सकते हो साइंस एमसीक्यू भाई, ठीक है ना, सभी आए हुए प्रश्न, ठीक। ये कहाँ पूछे हुए हैं? तो ये जो टेक्नीशियन साइंस भाई, ठीक है। तो टेक्नीशियन में आए हुए हैं पहली शिफ्ट के, आप जो है क्वेश्चन आप सॉल्व करने वाले हो मेरे साथ मिलकर 2024 का भाई, ठीक है। 23 तारीख पहला 23 तारीख 12 महीना 2024 को पहला शिफ्ट भाई, ठीक है। तो हम ओरिजिनल टेक्नीशियन का भाई पेपर में, ठीक है, पूछे हुए साइंस के क्वेश्चन को हम आज आपके साथ सॉल्व करने वाले दोस्त। तो आपने यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं और इसी प्रकार के अगर आपको PYQ चाहिए भाई, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, ठीक है ना। हम कंटिन्यू आपके लिए भाई ऐसे ही धमाकेदार सेशन लेके आते रहेंगे दोस्त। तो हम ज़्यादा समय न लेंगे, देख, ठीक है ना। हम चलते हैं आपके पहले क्वेश्चन की ओर भाई। देखिएगा, ये रहा भाई पहला क्वेश्चन, देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन है, देख सकते हो आपकी स्क्रीन पर है। देखिएगा ये ओरिजिनल जो है आप देख सकते हो, ये आंसर की है दोस्त, आप देख पा रहे होंगे, ठीक। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछा भाई, देख, स्वतंत्र रूप से गिर रही वस्तु की गति निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ये आपको बताना मेरे दोस्त, ठीक है ना। स्वतंत्र रूप से गिर रही है, देखिएगा यहाँ कोई वस्तु रखी हुई है, ठीक है ना, और ये वस्तु को आप ऊपर से जब नीचे गिराओगे मेरे भाई, ठीक है, तो निम्नलिखित में से गति किसका उदाहरण है ये बताना आपको। तो आपको पता है नीचे जो बल लगता है दोस्त, नीचे कौन सा बल लगता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है भाई, ठीक है। कौन सा बल लगता है? गुरुत्वाकर्षण बल लगता है दोस्त, ठीक है। तो जो गुरुत्वाकर्षण बल जो है इसको खींचता है, ठीक। तो देखिए, हाँ, तो किसका उदाहरण? एक समान वेग गति, एक समान त्वरित गति, एक समान चाल गति और एक समान असमान त्वरित गति। तो भाई इसका जो राइट आंसर होने वाला वो क्या हो जाएगा? एक समान त्वरित गति दोस्त, ठीक है। त्वरित गति मतलब कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है ना, तो उसको आप बोलोगे गुरुत्वीय त्वरण भाई, ठीक। इस हिसाब से अगर देखोगे आप तो आंसर होने वाला उसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर दोस्त। चलिएगा भाई, बहुत बढ़िया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा ये रहा अगला क्वेश्चन, देख सकते हो आप। देखिए, एक गेंद को एक टावर शीर्ष से गिराया जाता है, गेंद की गति के मध्य बिंदु पर गेंद में निहित ऊर्जा क्या होती है? देखिए भाई एक टावर लगा हुआ है आपके पास, ठीक है ना, ये टावर है और टावर के ऊपर से एक गेंद रखी हुई दोस्त। हाँ, ये फिजिक्स से आए हुए क्वेश्चन है। इसको जो है भाई इसको नीचे गिराया जा रहा है, ठीक। तो इसमें कौन सी ऊर्जा होती है बताना आपको? गतिज ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, स्थितिज गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों। देखिए भाई, हाँ, मैं आपको बता देता हूँ, आप जानते होंगे गतिज ऊर्जा भाई, गतिज ऊर्जा मतलब जो गति के कारण उत्पन्न होती है उसे गतिज ऊर्जा के नाम से जानते हैं मेरे भाई। और स्थितिज ऊर्जा किसे कहा जाता है भाई, ठीक है। तो स्थिति के कारण जो जो उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे स्थितिज ऊर्जा के नाम से जानते हैं। देखिए अगर जमीन से ऊंचाई पर रखी हुई है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है दोस्त, ठीक है। और अगर आप उसको नीचे गिरा रहे हो, ठीक, तो इसमें गति उत्पन्न हो जाएगी। तो ऊंचाई के कारण स्थितिज ऊर्जा और गति के कारण गतिज ऊर्जा, इसलिए भाई इसका जो आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होने वाला भाई। चलिएगा, बहुत बढ़िया जी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा ये सी आंसर आप देख सकते हो यहाँ से। ये रहा अपना अगला क्वेश्चन, देखिए, पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति खाली स्थान की भित्ति होती है क्योंकि? देखिए पादप कोशिका की बात कर रहा भाई, ठीक है, टेक्नीशियन में पूछा हुआ है RRB में। देखिएगा ये जो है भाई, देखिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी बता रहा है, ठीक है ना, उत्तर भाई, ठीक। जिसकी भी आंसर की है बहुत बढ़िया पेपर करके आया दोस्त ने। देखिए पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, देखिएगा, हाँ ना, क्या करती है मेरे भाई? आप लोग जानते हो जो कोशिका भित्ति होती है, ये कोशिका भित्ति है ना, ये जो है भाई ये पौधे को सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है जी। क्या काम करती है? सुरक्षा प्रदान करती है और साथ में पौधे को आकार देने का ये काम करती है भैया। ये बात आपको याद रखना है। किसकी बनी होती सर ये? तो ये सेल्यूलोज की बनी होती है भाई। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की ये बनी होती है जी, ठीक है ना। चलेगा, इतनी बात आप याद रखिएगा। देखिए इसका ऑप्शन देख सकते हैं आपके पास, उचित अनुवांशिक पदार्थ नहीं होता है ये सब। देखिएगा इसका 4 नंबर का आंसर, ये पादप की कोशिकाओं की विभिन्न प्रकार से बाहरी प्रघातों से बचाती है भाई। देखिएगा सुरक्षा करती है ये, ठीक है ना। तो आप लोग जानते हो पौधे की सुरक्षा करने का काम करती है कौन? उसकी कोशिका भित्ति। देखिए भाई कोशिका में 2 प्रकार की झिल्ली, एक होती है आपकी क्या? कोशिका झिल्ली जो केवल जंतुओं में पाई जाती है मेरे दोस्त, और एक होती है कोशिका भित्ति जो केवल पादपों में पाई जाती है, ठीक है। ये केवल आपकी पादप में देखने के लिए मिलेगी, कौन? कोशिका भित्ति। लेकिन जो आपकी कोशिका झिल्ली रहेगी ये जंतु प्लस पादप दोनों में पाई जाती है भाई, जंतु में भी और पादप में भी पाई जाती है, ठीक है ना। चलिएगा, तो जो कोशिका झिल्ली होती है ये बसा और किसकी? कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है भैया। और जो कोशिका भित्ति होती है केवल पादपों में पाई जाती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। चलिए ठीक है ना, क्लियर हो गया होगा भाई। चलिए बहुत बढ़िया। तो पौधों को वो सुरक्षा प्रदान करती है हम जैसे लोगों से बचाने के लिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए शानदार क्वेश्चन आया हुआ केमिस्ट्री से भाई, ठीक है, कार्बनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन पूछा है।
COCH3 और C2H5, ठीक है ना। यौगिकों के लिए सही IUPAC नाम आपको चुनना है दोस्त। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन आया हुआ, देख आप लोग जानते हो जो ये जो होता है, ठीक है ना, इथेनॉल बोलते हैं भाई इसमें। देखिए अगर आपको कुछ पता भी नहीं है तो एथेनॉल वाला एकमात्र ऑप्शन है, इसलिए इसका जो सही आंसर होने वाला दोस्त वो क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, CH3COO। देखते हैं कार्बन कितने दिख रहा है आपको, यहाँ 3 कार्बन दिख रहा है मेरे भाई, ठीक है। और 3 कार्बन के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, तो प्रोप का उपयोग करते हैं जी। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो इस हिसाब से देखोगे तो इसका सही आंसर क्या होने वाला, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है ना। इसको जानते हो आप, ये एल्कोहल का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। C2H5OH एल्कोहल का फॉर्मूला होता है। तो इसका जो IUPAC नाम बनेगा प्रोपेनॉन और साथ में एथेनॉल जी। वेरी इंपॉर्टेंट भाई, देखिए कार्बनिक केमिस्ट्री भी काफ़ी फॉर्म में है, तो आप उसको बिल्कुल पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। उसको आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं है दोस्त। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई, पाचन तंत्र में निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन नामक प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम और बलगम छोड़ता है। देखिए ये आपको बताना है दोस्त, ठीक है ना। ये बताना है पाचन ग्रंथि में कौन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिन नामक छोड़ता बोले। देखिएगा तो इसको सही आंसर है दोस्त वो क्या हो जाएगा, जठर ग्रंथि। आप लोग जानते हो भाई अमाशय में क्या निकलती, अमाशय में क्या होती है, ग्रंथि होती है जी, ठीक है ना। अमाशय जिसे आप पेट बोल सकते हो दोस्त, क्या बोल सकते हो, पेट बोल सकते हो, ठीक। तो यहाँ पे एक ग्रंथि निकलती है, उसे क्या, कौन सी ग्रंथि बोला जाता है, तो जठर ग्रंथि के नाम से हम उसे जानते हैं भैया। कौन सी ग्रंथि बोलते हैं, जठर ग्रंथि। तो जठर ग्रंथि से 2 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं भाई, है ना। एक निकलता है कौन सा, पेप्सिन, है ना, और एक निकलता है भैया आपका रेनिन। कौन सा निकलता है, रेनिन। तो जो पेप्सिन जो होता है प्रोटीन का पाचन करता है जी, किसका पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। और रेनिन जो होता है भैया ये दूध को पचाता है, ठीक है ना। चलिएगा तो अपन से पूछा हुआ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी निकलता है अमाशय में, आप लोग जानते हो HCl भी निकलता है, ठीक है ना, अमाशय से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा भाई, इसलिए इसका जो आंसर है बोर्ड ने दिया हुआ आपको क्या, ऑप्शन नंबर क्या दिया भाई, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर जी। चलिएगा चलते हैं हम कहाँ, अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा भाई क्या हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए निम्नलिखित में से कौन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक विद्युत आवेग सूचनाओं का जो पहुंचाने के लिए विशिष्ट कार्यरत होता है भाई, ये आपको बताना। देखिए सूचनाओं का आदान प्रदान कौन करती है, ठीक है ना। तो तंत्रिका कोशिका होती है भाई जो सूचनाओं को ले जाने का काम करती है। आप सभी लोग जानते हो तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन कोशिका के नाम से आप इसे जाना जाता है भैया। चलिएगा तो ये जो है हमारे शरीर में सूचनाओं का आदान प्रदान करती है ना। सूचनाएं मतलब अगर जैसे किसी ने कोई अगर आपको चिमट रहा है यदि मान लो, यदि या फिर कोई आपको सुई टोंच रहा है ना, तो उसको जो है ब्रेन तक ले जाने का काम कौन करती है, वो तंत्रिका कोशिका होती है भैया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जी। चलिए चलते भाई अगले क्वेश्चन में। देखिएगा क्या बोल रहा भाई, ये एल्केन। देखिएगा एक और कार्बनिक केमिस्ट्री से 2 क्वेश्चन होगा भाई यहाँ। एल्केन का क्लोरीकरण, है ना, किस अभिक्रिया का एक उदाहरण भाई, एनसीईआरटी से आप पढ़ोगे तो ये आपको एनसीईआरटी में देखने के लिए मिल जाएगा जी, ठीक है ना। तो जो एल्केन होता है भैया उसका क्लोरीकरण क्रिया कौन सी होती है, आपकी प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको एनसीईआरटी में देखने के लिए मिलेगा भाई, ठीक है। सभी लोग जानते हो एल्केन की जो क्लोरीकरण क्रिया होती है, मतलब एल्केन की क्रिया क्लोरीन के साथ कराई जाती है भाई, ठीक। तो वैसी क्रिया किस क्रिया के नाम से जानते हैं, तो प्रतिस्थापन क्रिया के नाम से जाना जाता है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते भाई। देखिएगा एक लाजवाब क्वेश्चन आया हुआ है। देखिएगा इसको आप सभी लोग जानते होंगे मेरे हिसाब से, तो अगर आप कर रहे हो रेलवे की तैयारी। जूल में 1 किलोवाट आवर का मान कितना होता है भाई, सभी को पता है 3.6 × 10⁶ से होता है भाई, ठीक है ना। तो ये जो मान है डायरेक्ट आपसे पूछा गया है। देखिएगा कितने भाई बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन जो है वो देखने को मिले हैं साइंस में, ठीक। तो ऐसे मान तो लगभग 90% स्टूडेंटों को पता रहता है दोस्त। बात समझ पा रहा है, नहीं समझ पा रहा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भाई, ठीक है ना। देखिएगा हमारा उद्देश्य ये है कि आपको बताने का, ठीक है ना, आपके तक क्वेश्चन पहुंचाने का कि इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं रेलवे में। तो आप इस हिसाब से भाई अपनी तैयारी को रखिएगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन आनुवांशिकता से आया है, बायोलॉजी से देख सकते हो आप, है ना। मेंडल ने मटर के पौधों में अपने प्रयोगशाला में कौन से प्रमुख लक्षण बताए हैं जी। प्रमुख लक्षण के बारे में आपको जानकारी देना भाई। एक प्रभावी गुण होता है और एक अप्रभावी गुण। तो यहाँ प्रमुख लक्षण पूछ रहा, मतलब वो प्रभावी गुण पूछ रहा है। आप लोग जानते हो भाई प्रभावी गुण लंबा पौधा होता है और गोल होता है बीज, ठीक है ना। बीज के बारे में उसने 2 बात बता गए। देखिए लंबे, एक होता है भाई साहब लंबा पौधा, क्या होता है, लंबा पौधा, और एक होता है आपका कौन सा, बौना पौधा। तो जो लंबा वाला पौधा होता है ये प्रभावी गुण होता है जी, ठीक है ना। बीज की बात करें तो एक बीज होता है भैया आपका गोल, ठीक है ना, गोल बीज, और एक क्या होता है भैया झुर्रीदार होता है। क्या होता है, झुर्रीदार। तो ये भी क्या है, ये वाले प्रभावी गुण है और ये अप्रभावी गुण है। तो अपन को प्रमुख लक्षण पूछा इसलिए ये आंसर हो जाएगा भाई। देखिए बोना पौधा आपका अप्रभावी गुण है जी, है ना। झुर्रीदार बीज आपका अप्रभावी गुण है जी, है ना। लंबा पौधा, झुर्रीदार बीज, ये सब अप्रभावी है, ये आपका प्रमुख लक्षण भाई। इसलिए ये आंसर सही होने वाला मेंडल से पूछा हुआ क्वेश्चन, अनुवांशिकता से भाई, जेनेटिक्स से ये क्वेश्चन आया हुआ। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए एक न्यूमेरिकल आया हुआ है शानदार तरीके से, फिजिक्स का न्यूमेरिकल है ये, देखिएगा, है ना। ये जो इसका जो आंसर दिया है भाई ने, वो आंसर नंबर 4 दिया है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, जो बिल्कुल सही है भाई। देखिए क्वेश्चन देखिए क्या कहता है,
5 kg द्रव्यमान के एक गेंद को जब जमीन से 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है तो गेंद में प्राप्त होने वाली ऊर्जा क्या है भाई, ये आपको बताना है। जहां जी का मान आपको दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आप लोग जानते हो जब भी ऊंचाई में काम होता है दोस्त, ठीक है ना, ऊंचाई में जब काम होता है तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं, जो हमारी स्थितिज ऊर्जा होती है ना उसका फॉर्मूला लगाया जाता है। पोटेंशियल एनर्जी का जो है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगाया जाता है भाई, आप लोग जानते हो mgh होता है, ठीक है ना। m का मान आपको 5 kg दिया हुआ है, द्रव्यमान है भाई। g का मान आपको 10 दिया है और ऊंचाई का जो मात्रक होता है मीटर में आपको 5 दिया भाई। 25 25 और 10 का गुणा करोगे तो आंसर हो जाएगा आपका 250 जूल जी, ठीक है ना। इस प्रकार से इसका आंसर क्या आने वाला भाई, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिएगा भाई, तो आप लोग जो है न्यूमेरिकल की भी तैयारी रखिएगा, ठीक है ना। न्यूमेरिकल भी बहुत सारे पूछे जा रहे हैं, देखिएगा अभी। देखिए लाजवाब एक और केमिस्ट्री से क्वेश्चन आया भाई। देखिए मैं आपको बताता हूँ, हर शिफ्ट में लगभग 15 से 16 क्वेश्चन 40 में से टेक्नीशियन में केमिस्ट्री से पूछा हुआ है। देखिए एक और क्वेश्चन आया रासायनिक अभिक्रिया को लेके, ये है भाई आपका क्या, आयरन, आयरन की क्रिया आपने किससे करा दी है, कॉपर सल्फेट से करा दी है, ठीक है ना। तो हमको यहाँ क्या मिल गया, फेरस सल्फेट, साथ में ये कॉपर जो है बाहर निकल रहा भाई। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, आप लोग जानते हो दोस्त, ये जो है आयरन प्लस CuSO4 भाई, ठीक है ना। तो देखना हाँ ये क्या कर रहा है, ये जो है ये Cu को विस्थापित कर दे रहा है। आप लोग जानते हो अधिक क्रियाशील वाला तत्व जो होता है कम क्रियाशील वाले तत्व क्या कर देता है, अपनी जगह से उसको विस्थापित कर देता है। तो इसने क्या कर दिया, ये इसकी जगह में जाके बैठ गया। तो यहाँ क्योंकि ये कमजोर है, ये ज्यादा क्रियाशील होता है, ये कम क्रियाशील, तो यहाँ क्या बन गया, फेरस सल्फेट बन गया दोस्त, और साथ में Cu निकल गया। तो क्या हुआ, इसका विस्थापन हुआ ना, इसके साथ से विस्थापन हुआ, इसलिए जो अभिक्रिया कहलाएगी आपकी वो कौन सी होगी, विस्थापन अभिक्रिया होगी भाई, ठीक है ना। चलिएगा बहुत शानदार जी, एनसीईआरटी में भाई दी हुई है, ये आप पढ़ सकते हो, 10th की है ये, ठीक है ना। देखिएगा अगला क्वेश्चन आया है कि निम्नलिखित में से किस एक के अलावा सभी लैंगिक परिपक्वता, है ना, मतलब सेक्सुअल, है ना, मैच्योरेशन, ये का संकेत है भाई, ये आपको बताना है, मैच्योर, है ना, कि मतलब ये बोलना है कि भाई जो सेक्सुअल मैच्योर के अलावा, मतलब कि बोल रहा है लैंगिक के अलावा, है ना, कौन सा संकेत नहीं है बोले। देखिएगा तो आप देख सकते हो लैंगिक परिपक्व, तो लड़कियों का लगभग इसी समय मासिक धर्म चालू होता है। ये बात तो भाई मुझे कहीं ना कहीं जो है वो सत्य लग रही है, ठीक है ना। बालों के विकास का विभिन्न पैटर्न भाई, ये बात भी सत्य है। स्तन या लिंग का आकार की आकृति बढ़ना, ये भी सत्य है। लेकिन आंखों का जो है नीला दिखना भाई, इससे जो है ना लैंगिक परिपक्वता से कोई लेना देना नहीं है जी। इसलिए जो इसका सही आंसर दिया गया है भाई ऑप्शन नंबर 4, देखिएगा भाई साहब ने ऑप्शन नंबर 4 लगा के आए हुए हैं। देखिए भाई चलिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था बायोलॉजी। देखिए एक और क्वेश्चन आपको देखने को मिला प्रजनन तंत्र से, ठीक, मैंने आपको बताया हूँ प्रजनन तंत्र से क्वेश्चन आते हैं भाई, ठीक। अभी 2 क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। तो अब इसलिए हमारी एक जो प्ले लिस्ट में आप जाओगे तो प्रजनन वाला टॉपिक डाला हुआ है, वहां से आप रिवाइज कर सकते हो मेरे दोस्त। देखिएगा अगला क्वेश्चन, देखिए क्या बोल रहा है भाई। देखिए ये बहुत लाजवाब क्वेश्चन बॉटनी से पूछा हुआ। देखिए पौधे की जड़ें हमेशा नीचे की ओर जाती भैया, ये बीज होता है, ये जड़ें जो है कहाँ जाती है भैया, नीचे की ओर जाती है जी, ठीक। जबकि अंकुरण सामान्यतः ऊपर की ओर जमीन से दूर बढ़ते हैं। टहनियाँ और जड़ों की ऊपर नीचे होने वाली गति, टहनियाँ मतलब ये ऊपर जा रही भैया, है ना, और वृद्धि होती है, इसे किस रूप में जाना जाता है, तो जब कभी अंकुरण से जो ऊपर जाता है भाई और ये जड़ें जो नीचे जाती है, इस प्रकार की गति को आप गुरुत्वानुवर्तन गति के नाम से जानते हो भैया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग इसका जो आंसर है 30% स्टूडेंट लोग दे पाए भाई। तो आप ध्यान रखिएगा। देखिएगा पौधे की जड़ें हमेशा नीचे की ओर बढ़ती है, जबकि अंकुरण सामान्यतः ऊपर की ओर, है ना, जमीन से दूर बढ़ता है भाई अंकुरण। तो जो अंकुरण होता है ये ऊपर की ओर तना जाता है मेरे भाई, नीचे जड़ आती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार की जो गति होती है इसे हम गुरुत्वानुवर्तन के नाम से जानते हैं मेरे भाई। इतनी बातें क्लियर है। चलेगा भाई, बाकी का टॉपिक अगर आपको पढ़ना है बॉटनी का तो आप हमारे साथ बने रहिएगा, बहुत जल्दी हम आपके लिए बॉटनी क्लास लेके आने वाले। देखिए एक और न्यूमेरिकल आपसे पूछा गया है दोस्त, द्रव्यमान m और वेग v वाली एक ही गतिज ऊर्जा 100 जूल है भैया, है ना। तो द्रव्यमान 2m और वेग v वाली वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी। देखिएगा यहाँ जो वेग है ना भाई साहब, ये क्या है, ये भाई कांस्टेंट है ये, ठीक है ना। लेकिन यहाँ द्रव्यमान m था तो यहाँ द्रव्यमान 2m कर दिया गया। अब देखिए गतिज ऊर्जा की बात कर रहा है, गतिज ऊर्जा मतलब होता है मेरे भाई 1/2 mv² होता है दोस्त, क्या होता है 1/2 mv² होता है। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है भाई 1/2 mv²। तो आप देखोगे जो गतिज ऊर्जा होती है सीधे सीधे किसके, द्रव्यमान के समानुपाती होती है भैया। किसके समानुपाती होती है, द्रव्यमान के समानुपाती होती है। बात सही है ना। देखिएगा यदि वो द्रव्यमान को 2 गुना करता है यदि, ठीक है ना, तो गतिज ऊर्जा भी कितनी बढ़ जाएगी भैया, 2 गुना बढ़ जाएगी। तो पहले गतिज ऊर्जा कितनी थी, पहले गतिज ऊर्जा भैया 100 जूल थी, साथ में 2 गुना बढ़ गई तो आंसर हो जाएगा आपका 200 जूल भाई। इसमें सॉल्व करने का कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है। सीधा सीधा आपको लॉजिक ढूंढना है और आंसर इसका देना भाई साहब, ठीक है। चलिएगा अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपसे ज्यादा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है द्रव्यमान की क्या होती है, समानुपाती होती है। वेग की बात कर रहा तो वेग तो कांस्टेंट है, वेग से वेग तो कट ही जाएगा, सही बात है ना। चलिएगा तो चलते भाई हम कहाँ, अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा भैया अगला क्वेश्चन। देखिए खालिस्तान ऊतक को कठोरता मजबूत बनाता है तथा पौधे के
भागों को मजबूत प्रदान करता है। बॉटनी से एक और क्वेश्चन आए हुए, अल्लाह जवाब क्वेश्चन दोस्त देखिएगा। आप जानते होंगे पौधे ऊतक को कठोर एवं मजबूत बनाता है, तो वो कौन सा ऊतक होता है भैया? आपका स्क्लेरेनकाइमा होता है जी। कौन सा काइमा? स्क्लेरेनकाइमा, जिसे अपन दृढ़ ऊतक के नाम से जानते हैं भाई साहब, चलिएगा है ना। ये जो स्क्लेरेनकाइमा होता है ये आपको नारियल के ऊपर वाले छिलके में भी देखने के लिए मिलता है भैया। कहाँ? नारियल का जो छिलका होता है ना उसके ऊपर भी देखने के लिए मिलता है स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। ये मृत कोशिका इसमें पाई जाती है जी। कैसी कोशिका होती है? मृत कोशिका होती है। इसे दृढ़ ऊतक के नाम से जानते हैं भाई साहब। चलिएगा, चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन आया कि किसी तत्व की परमाणु संख्या किसकी संख्या से निर्धारित होती है। देखिए भाई ये क्या गजब का क्वेश्चन पूछा गया है ना। यदि आप थोड़ा सा भी नॉलेज रखते हो केमिस्ट्री का तो एक सेकंड नॉलेज देगा। देखिए भाई ने लगाया है ऑप्शन नंबर डी, देखिएगा आंसर बिल्कुल सही है भाई, देख पा रहे हो ना आप। तो किसी तत्व की परमाणु संख्या किसकी संख्या से निर्धारित होती है? आप लोग जानते हो भाई। हाँ, जैसे मान लो आपके पास सोडियम है, सोडियम के परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 होता है भाई साहब, ठीक है। और इसका जो भार होता है वो कितना होता है? तो 23 होता है जी। तो ये जो परमाणु क्रमांक होता है ना ये किससे निर्धारित किया जाता है? आप लोगों को पता है, ये जो होता है भाई प्रोटॉन की संख्या से निर्धारित होता है। जितनी प्रोटॉन की संख्या होती है उसी के बराबर आपको परमाणु क्रमांक माना गया भाई, ठीक है ना। जबकि आप जानते हो कि इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या से जो है परमाणु क्रमांक का डिसाइड आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो खचरा होता है ना। अगर कहीं भी छोड़ के जा सकता है और कभी भी किसी के साथ भी सेट हो सकता है ना। चक्कर लगाते रहता है इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षाओं में सब, लेकिन अगर कोई इसको ऊर्जा दे दे तो ये छोड़ के चल जाता है, ठीक है ना। इसलिए भाई इसके अनुसार अपन परमाणु क्रमांक का डिसाइड नहीं करते हैं, प्रोटॉन के अनुसार जो है परमाणु क्रमांक का डिसाइड किया जाता है मेरे दोस्त। इस हिसाब से इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर भाई। चलिए देखिएगा, ये रहा भाई अगला सवाल, देख सकते हो आपकी स्क्रीन पर है। ठोस पदार्थ के लिए कौन सा कथन सत्य है? ये बताना आपको, ठोस पदार्थ के लिए कौन सा कथन सत्य है। एक और केमिस्ट्री का क्वेश्चन आप देख पा रहे हो जी, थी। देखिए क्या है ठोस पदार्थ? ठोसों का एक निश्चित आकार होता है, जानते हो, स्पष्ट सीमा होती है और निश्चित आयतन होता है भैया। तो यही सत्य है, इसलिए ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है भाई। देखिए ये याद रखिएगा, निश्चित आकार तो होता ही है, साथ में स्पष्ट सीमा होती है भाई। अगर किसी का निश्चित आकार है तो सीमा स्पष्ट होना ही है, उसमें कोई बुराई की बात नहीं है। और उसका आयतन क्या होता है? निश्चित होता है, ये आप सभी लोग जानते हो भाई साहब। तो देखिए ठोस से क्वेश्चन आया हुआ, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर भाई। देखिए भाई ने ए लगाया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा भाई अगला क्वेश्चन। कोलाइड कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना से क्या उत्पन्न होता भाई? देखिएगा कोलाइड कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन, मान लो आपके पास कोई कोलाइड कण है ना। कोलाइड मतलब भाई जो होता है ये दिखता समांगी की तरह है भाई, लेकिन ये होता विषमांगी है ना। जैसे रक्त होता है आपका, ठीक है, दूध होता है, ये सब कोलाइड में आते हैं मेरे भाई। बात समझ पा रहे हैं? अब मान लो आपके पास यहाँ ये ब्लड है, ठीक है ना, ये ब्लड है भाई, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप इसको प्रकाश देते हो, ये बैटरी से अगर आप इसको प्रकाश देते हो तो प्रकाश जो है वो सीधा गुजर जाना चाहिए, है ना। तो ये कहलाता है आपका क्या? समांगी मिश्रण में। लेकिन मेरे दोस्त यहाँ सीधा नहीं गुजरता, ये टकरा के जो है ये प्रकाश अपने अपने क्षेत्र से इसका प्रकीर्णन हो जाता है। इस प्रकार की घटना को बोला जाता है मेरे भाई टिंडल प्रभाव। किस प्रभाव? टिंडल प्रभाव के नाम से आप इसे जानते हो मेरे भाई, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर भाई। चलिएगा दोस्त चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए भाई क्या क्वेश्चन है, फास्फोरस परमाणु की परमाणु संख्या क्या है भैया? जानते हो फास्फोरस जो है वो 15 नंबर में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर भाई। चलिए चलते हैं हम कहाँ? अगले प्रश्न पे। ये रहा भाई अगला क्वेश्चन, देखिएगा जरा। पत्तियों की बाह्य त्वचा खालिस्तान में पाए जाते, खालिस्तान पत्तों की बाह्य त्वचा में पाए जाते हैं भैया, देखिएगा, है ना। चलिएगा एपिडर्मिस बोल सकते हो आप बाह्य त्वचा में, बाह्य त्वचा को एपिडर्मिस के नाम से जानते हैं। तो पत्तियों की बाह्य त्वचा में क्या पाया जाता है? एरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा, संवहन बंडल और रंध्र। तो आप जानते हो दोस्त जो पत्ती होती है, ठीक है ना, तो पत्ती की जो बाहरी सतह पर क्या पाए जाते हैं? ये रंध्र पाए जाते हैं दोस्त। क्या पाए जाते हैं? ये रंध्र पाए जाते हैं भैया, है ना। रंध्र को जो है अपन स्टोमेटा के नाम से जानते हैं भाई, स्टोमेटा के नाम से जानते हैं। यहाँ से जो होता है ना वो गैसों का आदान प्रदान होता है। किसका? गैसों का आदान प्रदान होता है मेरे भाई, ठीक है। मतलब जो है रंध्र के माध्यम से वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेता है तथा ऑक्सीजन गैस छोड़ता है भैया, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है ना। ऑक्सीजन गैस छोड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा। देखिए ये रंध्र के पास ना आपको एक द्वार कोशिका देखने के लिए मिलती है। कौन सी कोशिका? यहाँ भाई एक द्वार कोशिका होती है ना। जब तक प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होने के लिए जरूरत क्या क्या है? एक तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, साथ में जल होना चाहिए जी, ठीक है ना। तब जाके जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड क्रिया होती है सूर्य की रोशनी में, है ना। तो यहाँ क्या बनता है? C6H12O6 से बनता है भाई, पौधे के लिए भोजन बनता है, साथ में जल बनता है भैया, और साथ में ऑक्सीजन गैस जो है वो बाहर जाती हुई आपको नजर आती है जी, ठीक है। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड के लिए जरूरी क्या है? एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है रंध्र जो है बाहर से ले लेते हैं, तथा जल, जल कहाँ से आता है? तो जो पौधा होता है ना आपका, पौधे की जो जड़ें होती है, तो जड़ें जो है जल को अवशोषित कर लेती है, और फिर इस जल को जो है ये तना जो होता है, तना, इसको पहुंचाने का काम करता है कहाँ तक? पत्ती तक भाई, ठीक है। इस प्रकार पत्तियों को जो जल मिल जाता है दोस्त, और जो है प्रकाश संश्लेषण क्रिया पूरी हो जाती है, तथा उसको
तो भोजन बन जाता भाई। चलिएगा, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। देखिए यहाँ एक द्वार कोशिका आती है भाई, ये जो द्वार कोशिका होती है रंध्रों में पाई जाती है। हाँ, जब तक प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है तब तक ये खुली होती है दोस्त, नहीं तो जैसे ही प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है तो ये बंद हो जाती है। कारण क्या है कि यहाँ से जो जल आ रहा है तना से, है ना, वो द्वार कोशिका खुल जाएगी तो जो रंध्र में जल चला जाएगा और साथ में यहाँ CO2 आ जाएगा जी, है ना, दोनों मिलकर प्रकाश संश्लेषण क्रिया कर लेते हैं। लेकिन जब प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है जैसे रात के समय, तो जल आ जाता है ना, तो जल के कारण ये फूल जाती है। क्या हो जाती है? वो फूल जाती है। ठीक है, जो कोशिका होती है वो फूल जाती है ना, जब खुल जाता है। लेकिन जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती है तो जो द्वार कोशिका होती है वो बंद हो जाती है भैया, तो उसे अपन कहते हैं सिकुड़ जाती है। ठीक, तो जल भराने के कारण फूलती है और फिर उसके बंद होने के कारण वो सिकुड़ जाती है भाई साहब। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा हुआ है भाई। चलिए ये रहा अगला क्वेश्चन। देखिए, कभी कभी जब हमारी मांसपेशियों की कोशिका में ऑक्सीजन की कमी होती है तो अवायवीय श्वसन द्वारा पाइरुवेट, है ना, को कितने में को किस में परिवर्तन किया जाता है? तो आप लोग जानते हो दोस्त, जो अवायवीय श्वसन होता है ना, अवायवीय श्वसन जो होता है भैया, है ना, अवायवीय श्वसन जो होता है वो कहाँ होता? तो ये होता मेरे भाई कहाँ? कोशिका द्रव्य में। कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य में होता है जी। कहाँ होता? कोशिका द्रव्य में होता भैया। ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, इसे अनाक्ष श्वसन के नाम से जानते हैं जी, है ना। यहाँ ग्लूकोज टूटता है, लेकिन जो पाइरुवेट होती है यहाँ से निकलता है भैया लैक्टिक अम्ल। क्या निकलता है? लैक्टिक अम्ल निकलता है जी। ठीक है, तो मांसपेशी होती है ना, उनकी कोशिका में देखने के लिए मिलेगा आपको लैक्टिक अम्ल, है ना। तो लैक्टिक अम्ल निकलता है जिससे हमको मांसपेशी में क्या होती है? थकान होती है भाई। आप बोलते हैं ना काम करते हो और थक गए बोले, तो थकने का कारण क्या है? ये लैक्टिक अम्ल है भाई। जब कभी लैक्टिक अम्ल ज्यादा बढ़ जाता है मांसपेशियों में तो आपको जो है थकान महसूस होती है। इस हिसाब से अगर आंसर देखोगे भाई तो ऑप्शन नंबर 1 है भाई साहब ने ए लगा के आए हुए, कोई बुराई की बात इसमें नहीं है जी। चलिएगा, चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा भाई हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा, है ना, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम की परिघटना से संबंधित नहीं है? गुरुत्वाकर्षण से संबंधित नहीं है। देखिए भाई, पृथ्वी के परितः चंद्रमा की गति, ये तो बात सत्य है दोस्त, गुरुत्वाकर्षण के कारण ये घूम रहा है। चंद्रमा के कारण उत्पन्न होने वाला ज्वार भाटा, ये भी बात सत्य है भाई। लेकिन नाभिक में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना, ये जो नाभिक होते हैं और ये यहाँ इलेक्ट्रॉन जो घूमते हैं, ये जो होते हैं भाई, ये स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के द्वारा बंधे होते हैं, है ना, तथा और इस बल के कारण वो क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं दोस्त। और साथ में जितनी ऊर्जा होती है कक्षा की, उस ऊर्जा के कारण ये आसपास क्या करते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। तो इसका आंसर होने वाला भाई ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। केवल सी इसका सही आंसर है मेरे भाई। चलिएगा, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा क्या कहता है क्वेश्चन। देखिए, गुरुत्वाकर्षण से 2-3 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहा है। गुरुत्वाकर्षण बल के तहत किसी वस्तु को मुक्त पतन के बारे में से कौन सा सत्य है दोस्त? ये आपको बताना है, मुक्त पतन के रूप में से। ठीक है ना। चलिएगा, तो गुरुत्वाकर्षण बल के तहत आप जानते हो जो स्मॉल जी होता है भाई, गुरुत्व त्वरण, इसका मान क्या होता है? Gm/r का स्क्वायर होता है दोस्त। ठीक है, जहां Gm क्या है? तो पृथ्वी की त्रिज्या है। ये क्या है? पृथ्वी की त्रिज्या है मेरे भाई। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि इसमें पृथ्वी की त्रिज्या में और साथ में दूरी पर ये डिपेंड करता है कौन? गुरुत्वीय त्वरण। देखिएगा जरा, मुक्त पतन के दौरान वस्तु वेग स्थिर रहता है जी। चलिएगा, दूसरा ऑप्शन है ना। देखिएगा, बोल रहा किसी वस्तु के द्वारा अनुभव किए जाने वाला त्वरण उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। बिल्कुल नहीं निर्भर करता भाई, ये द्रव्यमान पर जो है वो निर्भर नहीं करता है जी। ठीक है ना। कौन सा कथन सत्य है? देखिए, किसी वस्तु द्वारा अनुभव किया जाने वाला त्वरण उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। जी हाँ, बिल्कुल बात सही है भाई। जो वस्तु का द्रव्यमान होता है उस पर निर्भर नहीं करता है, ये पृथ्वी की त्रिज्या पर निर्भर करता है और ये दूरी पर निर्भर करता है मेरे भाई। चलिएगा, बहुत बढ़िया भाई, समझ गए इतनी बात है। चलिएगा, ठीक है ना। कथन सही है बताना है आपको, तो कौन सा कथन सत्य है? आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर दोस्त। चलिएगा, तो चलते हैं हम कहाँ? अगले क्वेश्चन की ओर भाई। ठीक है, देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। ये रहा है अगला क्वेश्चन। देखिए, फेरस सल्फेट वियोजित होकर किसमें वियोजित होकर निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ देता है? आप लोग जानते हो फेरस सल्फेट जो है भाई, है ना, ये जब वियोजित इसको किया जाता है, किसको? फेरस सल्फेट को जब वियोजित किया जाता है तो आप लोग जानते हो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्या? फेरिक ऑक्साइड, और साथ में मिलेगा भाई आपको सल्फर डाइऑक्साइड, और साथ में मिलता है सल्फर ट्राई ऑक्साइड आपको देखने के लिए मिलता है भैया। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा। वियोजन अभिक्रिया एनसीईआरटी से ये क्वेश्चन आया हुआ है जी। ठीक है, 10th क्लास के आप एनसीईआरटी पढ़िएगा, वहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा पहली ही अभिक्रिया है। इस हिसाब से इसका जो आंसर जाएगा वो क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर भाई। देखिए, अभिक्रिया से 2 क्वेश्चन आ चुके हैं। अगला क्वेश्चन, ये पारिस्थितिक तंत्र से इकोसिस्टम से पूछा हुआ। पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है भाई? देखिएगा, सही है ये बताना आपको। देखिए, है ना, तो आंसर देखिए, यूवी विकिरण जीवों के लिए हानिकारक नहीं है, बोले सही है पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, वायुमंडल के उच्च स्तरों पर ओजोन ऑक्सीकरण अणु क्रिया करने पर यूवी विकिरण का एक उत्पाद बनाता है जी, और वायुमंडल ओजोन मात्रा 1980 में एक तीव्रता घटने लगी थी, बोले। ठीक है ना, तो इसका जो आंसर जाएगा भाई केवल क्या हो जाएगा? पहला और तीसरा इसका जो है वो सत्य आंसर है मेरे भाई। ठीक है, तो ये पहला तीसरा आंसर है, आप इसको ध्यान दीजिएगा दोस्त। चलिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
ये रहा भाई अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण एक उदाहरण है। मिश्रण का उदाहरण बताना आपको। आयरन अकेला तत्व पे होता है, NaCl जो है भाई ये यौगिक है, ठीक है ना। वायु और जल, जल भी एक यौगिक है क्योंकि इसमें निश्चित मात्रा होती है, जिसमें निश्चित मात्रा होती है उसे हम यौगिक कहते हैं। देखिएगा यौगिक किसे कहा जाता है, ठीक है ना। यौगिक किसे कहा जाता है भाई, जब तत्वों के बीच में कैसे होता है, निश्चित अनुपात होता है, एक निश्चित अनुपात में उनका मिश्रण होता है। निश्चित अनुपात में क्या होता है, निश्चित अनुपात में उनको मिलाया जाता है, यह मिश्रण होता है, उसे यौगिक कहते हैं। लेकिन जिसमें कोई अनुपात निश्चित नहीं होता उसे मिश्रण के नाम से जानते हैं। तो वायु सही आंसर हो जाएगा भाई आपका मिश्रण का, क्योंकि वायु में ज़्यादातर जो है वो कोई ज़्यादा आप जो है फिक्स नहीं बोल सकते कि इतना इतना रहेगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तीसरा। देखिए भाई तीसरा नंबर का इसका आंसर भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस किस सरल बहुकोशिकीय जीव में जीवाणुधनी है ना का विकास कवक तंतु द्वारा होता है तथा जीवाणुधनी बीजाणु का निर्माण होता है। भैया देखिए बहुत शानदार क्वेश्चन है जी ये भी, तो आप लोग जानते हो भाई साहब जो बहुकोशिकीय होता है। देखिए ऑप्शन नंबर सी लगाया भैया, तो इसका जो सही आंसर आया गया राइजोपस भाई, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा। देखिए बहुत शानदार क्वेश्चन है, ये भी लाजवाब क्वेश्चन है, लगभग सभी लोग इसका आंसर जानते हो जी। देखिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा भाई अगला क्वेश्चन, देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 1 ओम के बराबर है यदि बी और ए क्रमशः वोल्ट है और ये ए क्या है, एम्पियर भैया। तो 1 ओम के बराबर है, 1 ओम के बराबर है, देखिएगा है ना। तो आर बराबर क्या होता है, देखिए भी बराबर क्या होता है, आई आर होता है जी। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर भी बटे आई हो जाएगा भाई। तो 1 ओम लाना है आपको, तो 1 भी रख दो मान आप, पहला ऑप्शन, बटे 1 ए रख दो भाई साहब। तो 1 से 1 कट गया तो आंसर क्या आ गया, 1 ओम आ गया। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होने वाला भाई। देखिएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं हम कहाँ, अगले प्रश्न में। देखिए ऑक्सीजन और फास्फोरस की परमाणुकता क्या होती है भैया, ये देखिएगा ना। जब हम आपको क्वेश्चन कर रहे थे तो ये क्वेश्चन हमने आपको कई बार बताया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए ऑक्सीजन O2 लिखा जाता है भैया इसमें, ठीक है। और फास्फोरस मतलब कि 4, क्या होता है 4। तो आप देख सकते हो ऑक्सीजन की द्विपरमाणुकता और फास्फोरस की चतुष्परमाणुकता होती है, इसलिए आंसर इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा भाई साहब। ये देखिएगा 3 नंबर का, ठीक है ना। चलिएगा भाई बहुत बढ़िया जी, ठीक है। ये हमारे द्वारा ही पढ़ाए हुआ स्टूडेंट की आंसर की हम आपको सॉल्व कर रहे हैं, है ना। आप देख पाओगे भाई जो स्टूडेंट है बिल्कुल एकदम पूरे धाकड़ क्वेश्चन करके आया है लाजवाब तरीके से, ठीक है ना। अगर आप भी जुड़ना चाहते हो हमारे साथ तो बिल्कुल जुड़िएगा, ठीक है ना। बाकी सारी जानकारी आपको हम दे ही चुके हैं, ठीक। तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो कॉल के माध्यम से, आपको डिस्क्रिप्शन में सारी बातें भाई देखने को मिल जाती है। चलिए चलते हैं कि हाँ अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा इस प्रकार के क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र कैल्शियम ऑक्साइड का है भैया। देखिएगा ऑप्शन नंबर सी लगाया दोस्तों ने, इसका आंसर बिल्कुल सत्य है जी। कैल्शियम ऑक्साइड मतलब CaO, है ना। इसे अपन किस नाम से जानते हैं, बुझा हुआ चूना नहीं, बिना बुझा चूना बोलते हैं। कौन सा, बिना बुझा चूना है भैया। ये कौन सा चूना है, बिना बुझा है, ठीक है ना, बिना बुझा चूना है जी ये, ठीक। इसका जो उपयोग होता है सीमेंट इमेंट के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है भाई। तो इसे कैल्शियम ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये रहा अगला क्वेश्चन, खालिस्तान में मृत ऊतक पाए जाते हैं, बताया था मैं। नारियल की छाल, नारियल की छाल में स्क्लेरेंकाइमा ऊतक आपको देखने के लिए मिलता है, जो कि उसमें मृत ऊतक देखने के लिए आपको मिलता है भाई। देखिए बॉटनी से आपके 2 क्वेश्चन आ चुके, 2-3 क्वेश्चन होगा भाई, 4 क्वेश्चन हुए कम से कम। तो बायो के कम क्वेश्चन आ रहा है, बॉटनी के ज्यादा, केमिस्ट्री के और फिजिक्स के भाई बहुत ज्यादा रेशो होने वाला। तो ग्रुप डी NTPC के भी हिसाब से भी आप इसी हिसाब से अपनी तैयारी कीजिएगा दोस्त। ये रहा अगला क्वेश्चन, देखिए पूरे के पूरे 40 क्वेश्चन हमने लेके आए हुए हैं आपके लिए। देखिए 10 kg द्रव्यमान वाली एक वस्तु 3 मीटर प्रति सेकंड से आरंभिक वेग से गति कर रही है, इसका अंतिम वेग इतना है, तो इसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन भाई। देखिए गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, ऊर्जा प्रमेय से ये सवाल आपसे पूछा हुआ है, ठीक है ना। यदि आपने हमारे साथ ऑफलाइन क्लास पढ़ते होते तो आप ये सवाल 1 सेकंड में निकाल लेते दोस्त। तो देखिएगा हाँ ऊर्जा परिवर्तन बताना आपको। जो ऊर्जा प्रमेय होता है वो क्या होता है, 1/2 m, ठीक है ना। यहाँ हो जाता है b का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर भाई। ये इसमें आपको मान रख देना है 1/2। m का मान कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ भैया, है ना। जो इनिशियल मतलब कि जो फाइनल वाला जो मान दिया हुआ अंतिम में कितना दिया आपको, 5 दिया, तो 5 का वर्ग हो जाएगा भैया 25, है ना। और प्रारंभिक मान कितना दिया, तो आपको u का मान 3 दिया, तो 3 का हो जाएगा 9। तो यहाँ से आप इसको काटोगे तो ये कट जाएगा भैया 5 बार, इंटू करोगे 25 में से 9 गए तो कितना बच गया, 25 में से 9 गए तो 16 बच गया भाई, और 16 पंचे 80 जूल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ये सही आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए भाई वेरी, ये देखिएगा ऑप्शन नंबर ए लगा के आया भाई। चलिएगा चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये देखिए भाई, ठीक है, ये रिजल्ट देख सकते हो आप हमारा, ये हमारे ही द्वारा पढ़ाए हुए स्टूडेंट का भाई आंसर की है, ठीक है ना। एक बार और हम आपको बता देते हैं। देखिए पादप कोशिकाएं अपने अंदर खालिस्तान की मात्रा में परिवर्तन करके आकृति बदलती है, जिसके परिणाम स्वरूप फूलने व सिकुड़ने का आकार बदलता है। देखिए इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया हूँ फूलने व सिकुड़ने का कारण क्या है। द्वार कोशिका में जब पानी भरा जाता है तो वो फूल जाती है ना। पानी कब भराता है, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जब पानी भरता है। जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती है तो वो द्वार कोशिका बंद हो जाती है, जिससे वो सिकुड़ जाती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा भैया, उसका जल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देख सकते हो आप ऑप्शन नंबर सी लगा के आया भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हो।
देखिए है ना, एक लंबे धारावाही चालक तार पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है मेरे भाई, ठीक है ना। देखिएगा भाई साहब ने लगा के आए हैं ऑप्शन नंबर सी, और आंसर भी कह दिया भाई इसमें ऑप्शन नंबर सी दिया है, ठीक है ना। तो ये धारावाही चालक तार पर विचार करना आप लोग जानते ही हो। हम जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हस्त का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। ये बात सही है, ये कौन सा सत्य नहीं है बताना है। देखिए बिल्कुल बात सही भाई, चुंबक क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए हम बाएं हाथ का नहीं, हम दाएं हाथ के राइट हैंड थंब रूल का उपयोग करते हैं, या फिर कॉर्क स्क्रू का उपयोग किया जाता है भाई साहब। तो यही बात गलत है जी, हाँ ठीक है ना। बहुत बढ़िया तरीके से क्वेश्चन करके आया भाई ने ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा देखिएगा, प्रबलता में वृद्धि, यदि धारा में वृद्धि होती है तो चुंबक क्षेत्र में वृद्धि होती है। 100% बात सही भाई, चुंबक क्षेत्र जो होता है वो धारा के क्या होता है, सीधे सीधे समानुपाती होता है भाई। तो ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ना, ये तो बात सही है। यदि हम धारा में वृद्धि करते हैं तो चुंबक क्षेत्र में प्रबल होता है, सही बात। जैसे जैसे हम तार से दूर जाते हैं तो चुंबक क्षेत्र कम होता जाता है भाई, ठीक है ना। जैसे जैसे आप दूर जाओगे, ठीक है, तो बल का मान कम होता जाएगा, ये बात भी सत्य है दोस्त। यदि हम धारा की दिशा में उलट देते हैं तो चुंबक क्षेत्र की दिशा पलट जाएगी, क्योंकि समानुपाती होती है, इसलिए सत्य ये जो है भाई पूरी तरह से गलत। तो चुंबक क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, दाएं हाथ के हस्ते नियम का, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम का, हस्ते नियम नहीं सॉरी, अंगूठे के नियम का उपयोग किया जाता है भैया, ठीक है ना, याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा बहुत बढ़िया जी, राइट हैंड थंब रूल का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा अगला क्वेश्चन अपना, देख सकते हो आपकी स्क्रीन पर। देखिए हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सक्रियता में सबसे अधिक श्रेणी है। आप जानते हैं भाई पोटेशियम जो होता है सबसे अधिक होता है, ठीक है ना। पोटेशियम होता है, फिर उसके बाद सोडियम होता है, ठीक है, फिर उसके बाद कैल्शियम होता है। देखिए सारा सा क्वेश्चन पूछा हुआ है एनसीईआरटी, पोटेशियम इसका सही आंसर भाई। चलिए देखते हैं भाई, और 3 क्वेश्चन बचे हुए। यदि 1000 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाली किसी वस्तु द्वारा अनुभव किया गया प्रणोत बल 50 न्यूटन है तो वस्तु द्वारा डाला गया दाब बताना है। देखिए दाब का जो फॉर्मूला होता है भाई, दाब किसे कहते हो आप, दाब जो होता है भैया वो क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल होता है भाई साहब, है ना। तो यहाँ आ जाएगा आपका बल, और यहाँ आ जाएगा भैया आपका एरिया का वर्ग दिया है। तो देखिएगा कितना दिया आपको, बल बटे क्षेत्रफल, बल दिया भाई आपको 50 न्यूटन, और क्षेत्रफल की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर स्क्वायर होती है जी, ठीक है। तो मान कितना दिया, 1000 दिया भाई, 1000 सेंटीमीटर दिया है। सेंटीमीटर को आप किसमें बदलोगे, इसको बदलोगे भैया आप मीटर में, तो यहाँ 100 का गुणा, और भाई देखो स्क्वायर लगा है ना, इसलिए डबल बार 100 का गुणा होगा, ये ध्यान दीजिएगा। 1 2 3, 1 2 3 से कट गया तो आंसर बना आपका 500 जूल भाई साहब। देखिए भाई साहब ने गलती करके आ गए, ऑप्शन नंबर ए लगा दिए, उन्होंने एक ही बार 100 का गुणा किए होंगे, ये स्क्वायर में ध्यान नहीं दिए, इसलिए इसका जो आंसर है वो आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर दोस्त। चलिएगा ध्यानपूर्वक आप इसको सॉल्व करेंगे मेरे भाई, ठीक है ना। चलिए भाई, तो ये अपना शायद अंतिम सवाल था जी, ठीक नहीं, अभी और सवाल बचे हुए हैं। देखिएगा ये रहा अपना क्या, अगला सवाल देख सकते हो आप, ठीक। देखिए निम्नलिखित में से किस जीव को सामान्यतः ब्रेड मोल्ड कहा जाता है भाई। आप जानते हो जो ब्रेड मोल्ड के नाम से जाना जाता है वो ईस्ट को कहा जाता है भाई, सॉरी ईस्ट नहीं, राइजोपस, ईस्ट नहीं, हाँ क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, राइजोपस हो जाएगा भाई। ब्रेड मोल्ड कहा जाता है, ये तो आपको पता ही है, राइजोपस को बोला जाता है भाई। देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये रहा, एक विद्युत बल्ब की एक तंतु द्वारा 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। 8 मिनट के तंतु में अनुप्रस्थकार से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होगी यदि दिया गया है इसके बराबर भाई, इलेक्ट्रॉन की संख्या। देखिए तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकालोगे भाई साहब, तो Q बराबर हो जाएगा आपका I/T हो जाएगा, ये आवेश का मान निकल जाएगा। 1 एम्पियर आपको दिया हुआ है, समय दिया 8 मिनट, मिनट को आप सेकंड में कन्वर्ट करोगे क्योंकि समय की यूनिट सेकंड होती है। तो कितना हो जाएगा भैया, ये कितने जूल, कितने आवेश निकल गए आपके, 480 आवेश निकल गए जी। चलिएगा इसको अपन को कन्वर्ट करना है किसमें, इलेक्ट्रॉन में, तो इलेक्ट्रॉन का मान इतना दिया है ना, हमारे पास इतने आवेश है, तो ये जो आवेश है कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर, तो 1.6 इंटू 10 की घात -19 कर दीजिएगा। इसको जब आप आगे सॉल्व करने जाओगे तो ये 48 हो जाएगा भाई, एक दशमलव हटाओगे तो एक जीरो लग जाएगा, और ये जो है ये 10 की पावर -19 से ऊपर ले चलो तो 10 की घात 19 बन जाएगी, नीचे आपका 16 रहेगा, 16 तिया 48 भाई, 2 जीरो। तो इसका आंसर क्या निकलेगा, 3 इंटू 19 पहले से है, 2 ये हो गए, तो 3 इंटू 10 की पावर 21 भाई। देखिए बहुत बढ़िया सवाल पूछा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर दोस्त। चलिएगा चलते हैं हम कहाँ, अगले क्वेश्चन की ओर। सॉरी, देखिए मिलान कीजिएगा, अपरा की क्या करता है, तो पोषण देने काम करता है भैया ये, है ना। जब जो बच्चा होता है, जब माता के गर्भ में होता है, ठीक है, तो वो अपरा द्वारा पोषण प्रदान करता है। चलिएगा दूसरा, डिंब वाहिनी में क्या होता है, तो निषेचन के लिए संपन्न होती है, सही है। गर्भाशय में क्या होता है, अंतरोपण होता है भैया। तो तीनों बात सही है, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, ये रहा अगला, आइए अंतिम क्वेश्चन है हमारा, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ठोस के गुणधर्म को नहीं दर्शाता है, तो सही आंसर हो जाएगा भैया सी। ठोस की सीमाएं जो है वो अस्पष्ट होती है, ये पूरी तरह गलत है, जबकि इसकी सीमा क्या होती है, तो इसकी सीमा भैया कैसी
होती है, स्पष्ट होती है। तो इस हिसाब से देखोगे आंसर आएगा आपका सी। चलिए भाई, कैसे लगे भाई आपको क्वेश्चन? लगभग आप लोग क्वेश्चन को समझ गए होंगे किस प्रकार के आपको तैयारी रखना है भाई, ठीक है ना। इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है ग्रुप डी में आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगर आपको इसी प्रकार की तैयारी चाहिए तो आप हमारे साथ बिल्कुल जुड़ सकते हो भाई। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस हमारे पास उपलब्ध होने वाली है। चलिएगा, तो आप इन क्वेश्चनों को रिवाइज करते रहिएगा, तब फिर हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्त। चलिए, अपना ख्याल रखिए भाई, और अच्छे से आप अपनी तैयारी में जुड़ जाइएगा। चलिएगा, बहुत शानदार जी।